ये कहता है सही माली बर्ताव करें आपका बचाव। वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है, डॉक्टर मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। शुक्रिया। मनोज जी, आपके बारे में हम ये जानते हैं कि आप एक बेहतरीन एजुकेटर हैं, कोच हैं, गाइड हैं, और आप जो है राष्ट्रीय स्तर पे कोऑपरेटिव सेक्टर में एक आला मुकाम पे है, डायरेक्टर जनरल के मुकाम पे। हमें आज सबसे पहले जो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि वो आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, आपका बचपन कैसे गुजरा, उस सफ़र के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, शुरुआत से पहले सबसे तो मैं दूरदर्शन डीडी का धन्यवाद देना चाहूँगा। तो धन्यवाद के बाद जैसे कि आपने प्रश्न किया, देखिए उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं इंडिकेट करना चाहता क्योंकि मैं भारत की नागरिकता में विश्वास करता हूँ। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले शो कर देते कि मैं इस राज्य से हूँ, उस राज्य से हूँ, थोड़ा सा एक सोच बदल जाती है। जब भारतीय संविधान हमको एक नागरिक होने की बातें करता है तो हम शुरुआत उसी से क्यों नहीं करते हैं। क्या खूबसूरत बात है। तो उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर जन्म हुआ और संयुक्त परिवार था हम लोगों का। मेरे फादर और उनके साथ कह लीजिए उनके 4 भाई, वो सबसे बड़े थे। तो 5 भाई का संयुक्त परिवार है, और आप समझ सकते हैं कि अगर औसतन देखें तो 5 से 6 बच्चे लगभग एक भाई के होंगे जी। तो जब संयुक्त परिवार होता है तो अगर बहुत सारे फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। बिल्कुल। उसका मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा। लेकिन अब हुआ क्या कि प्राथमिक स्तर पर एक छोटा सा ग्रामीण स्कूल वहीं पर गांव के अंदर जी। तो जो प्रारंभिक शिक्षा वो हिंदी माध्यम से वहीं पर हुई। ओके। तो उस गांव में पढ़ने के बाद जब 5वीं क्लास हो गया तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को एहसास होने लगता है कि अब थोड़ा सा कुछ और कुछ सीखा जाए या कुछ नया किया जाए जी। तो लालसा हुई कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहिए। ओके। अब क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही आपसे कहा कि संयुक्त परिवार की कुछ अपनी मजबूरियां भी होती बिल्कुल। हैं, हर बातों को नहीं कहा जा सकता है। तो किन्हीं कारणवश अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का मौका नहीं मिला जी। तो 6ठी क्लास से लेकर जो 12वीं कक्षा तक वो भी एक हिंदी माध्यम में हुई। लेकिन इसमें जो मैं आपके माध्यम से जी अपनी बात कहना चाहता हूँ, वो पिताजी का ना करना एक नकारात्मक सोच को पैदा कर दिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर अंग्रेजी माध्यम नहीं तो पढ़ाई ही नहीं। अच्छा। और उसका परिणाम ये रहा कि आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे थे, वैसे हिंदी माध्यम में शुरू से पढ़ाई किया है जी। तो अंग्रेजी माध्यम की किताब लेकर पढ़ाई कर रहा था। अब आप खुद समझिए कि ये मन का फ्रस्ट्रेशन नहीं था और क्या था ये। बेशक। तो अब उसका परिणाम ये रहा कि हाई स्कूल में मात्र 41% नंबर आए। आप समझिए क्या परफॉर्मेंस रहा होगा। बिल्कुल।
तो वो जो नकारात्मक जो सोच जो डेवलप हो गई, जी जी। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है सब लोगों से कि देखिए हर माँ बाप की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती जी। हैं और कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। बिल्कुल। माध्यम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम्म। जिस हिसाब से हम जिस देश में रहते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से भी हैं, अगर आप सही से पढ़ाई करें तो उसमें भी आप देखिए कि आज बड़े बड़े मिसाल और बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। बिल्कुल। तो काश मेरे दिमाग में ये नकारात्मक बात नहीं आई नहीं होती, आती। तो हो सकता था कि मैं आज किसी और बड़े पद पर मौजूद होता। जी। लेकिन मैंने इस घटना से सीखा कि कभी भी माँ बाप खास तौर से उनकी बातों को हमें एकदम से नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए कि किस वजह से, क्या कारण से वो निर्णय ले रहे हैं। हम वो तो नहीं सोचते हैं, सीधा कहते हैं कि पिताजी और माताजी ने मना कर दिया। अरे भाई, अगर मना किया तो कोई तो वजह होगी। एब्सोल्युटली। उनके पास एक बड़ा अनुभव होता है जी। और दुर्भाग्य ये होता है कि जब तक हम लोगों को इस बात की समझ आती है जी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। और यही रहा प्रारंभिक शिक्षा का कि उसके बाद फिर मन में रहा कि अब बताइए ये पिताजी का जो नकारात्मक जो भाव था उसको कैसे वो करना है। अब ये निकल ही नहीं पाया जी। बहुत कोशिश करी, नया निकले और इत्तेफाक कहिए कि आखिर मोमेंट तक रहा। जी, ये उसका इन्फ्लुएंस तो रहता है बेशक। और ये जैसे आपने बात की, आप औसत एक स्टूडेंट थे, आप मेडिकल का स्टूडेंट है ना, आप अगर कहें तो ये, लेकिन वहाँ से आपका एक जो 360 डिग्री टर्न हुआ, आपने बिल्कुल हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आपने जो है फिर PhD हासिल किया इन मैनेजमेंट फ्रॉम साबरमती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, वहाँ के एलुमनाई हैं आप। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा कि एकदम से जो इतना बड़ा टर्न आया एजुकेशन में? एक्चुअली होता ये है कि ज़िंदगी में जब आदमी ठोकरे खाता है जी, उसको लगता है कि ये मेरा अपना सोचना ये है कि जो 12वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होती है, अगर सही से कोई पढ़ ले तो बाद में उसको कोई समस्या नहीं आती है। मेरा अपना सोचना है कि शुरू के जो 18 साल अगर अपने सही से व्यतीत कर दिए तो बाकी के जो साल हैं ज़िंदगी के वो बड़े खुशगवार और बड़े हसीन और बड़े अच्छे से गुजरते हैं। अब क्योंकि गलती हो चुकी थी कि अब कैसे किया जाए, तो धीरे धीरे इस 41% के कारोबार को हमने सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ मेहनत किया जाए। और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी, BSc मैथमेटिक्स से किया। फिर लगा कि अब क्योंकि शुरू का जो ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ गया था जी, तो MSc करने की शक्ति नहीं थी, सही बताया जी, सच्चाई तो यही है। बिल्कुल। हमें लगा कि कोई ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से किया जाए जी। वही गलती जो बचपन में हुई है उसका देखिए कितना बड़ा दंड समय समय मिलता है, हम इसको एहसास ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में जी मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला। फिर भूख तो शांत नहीं हुई जी। फिर लगा कि अभी और कुछ किया जाए, तो ये नौकरी में रहने के दौरान की मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। तो फिर लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर लगा कि कुछ और करना चाहिए जी। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो आप किसको MBA कहते हैं जी जी, वित्त में, फाइनेंस में भी मास्टर्स किया। फिर लगा कि अभी अधूरा है काम जी। जब तक डॉक्टरेट नहीं लगेगा नाम के आगे आनंद नहीं आएगा। तो PhD करने का मौका मिला, उसको भी कंप्लीट किया जी। और आप कहें, और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमें लगा कि हिंदुस्तान का जो सबसे बेहतरीन संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जी, जब प्रबंधन में आए तो यहाँ से भी कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए जी, जहाँ से हमको एलुमनाई का स्टेटस मिल जाए। बिल्कुल। तो वहाँ से ही कोर्स किया और मैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एलुमनाई हूँ। मुझे वहाँ से उन्होंने स्नातक का स्टेटस दे रखा है। एक लीडरशिप का कोर्स था, उसको किया था हमने कंप्लीट। तो ये आपने बहुत खूबसूरत बातें शेयर की। और हमें मनोज जी ये भी बताएगा कि आपने जो है अपने करियर की शुरुआत सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी कोचिंग से की, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, कहते हैं ना, जब आदमी पहली गलती कर देता है जी और उसके बाद फिर दूसरी गलती करे तो उसको आप क्या बोलेंगे। अब आप देखिए, मेरी उससे मैं आई ऑन द रिकॉर्ड में आपसे बात कह रहा हूँ जी, 19 साल 2 माह थी जी। अब आप समझिए 19 साल 2 माह की जो अवस्था होती है वो कितना मैच्योर्ड होती है, आप उसको समझ सकते हैं जी जी। अब क्योंकि आप सुन के आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि पिताजी से वैचारिक मतभेद अब तक मौजूद था। यानी कि जो 6ठी क्लास से प्रारंभ हुआ था 19 साल की अवस्था तक था, वो बना रहा। और वही बात मन में बैठी रही, गार्ड बैठ गया मन में कि भाई हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया जी।
तो सोचा कि चलिए थोड़ा सा खुद ही कमाएंगे और खुद ही अपनी आगे बढ़ेंगे। जी। उसका परिणाम ये रहा कि एक उत्तर भारत की एक ज़िले की बात कर रहा हूँ। जी। तो उस समय पिताजी रेलवे में एक ऑफिसर थे, जी। वहाँ पर जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता है। जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, मैं अपना खुद कार्य करूँगा। तो पढ़ाई करके, तैयारी करके हमें कुछ समय सही बताएं, ये भी नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज इतना बड़ा एक एग्जामिनेशन होता है जी। हिंदुस्तान का, जिसमें कि इंडिया की टॉप जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, बिल्कुल। जिसको IAS, IPS और IFS जी। कहते हैं, वो निकल कर आते हैं, और सेंट्रल सर्विसेज के लोग भी आते हैं। बेशक। लेकिन करत करत अभ्यास कहते हैं ना, शिल्प पर परत निशान। बिल्कुल। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, और इसी दौरान एक कॉन्वेंट स्कूल ने, क्योंकि BSc मैथमेटिक्स किया था, जी। उसने कहा भाई पढ़ाने भी आ जाओ। जी। अब आप ये समझ लीजिए कि जब आपको समय से पहले मान, सम्मान और पैसा मिलने लगे, जी। तो ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमें पता ही, और उस समय एक्चुअली माँ बाप की बातें हमें समझ में ही नहीं आती। लोग आपके पैर छूने लगते हैं, आपको जहाँ 100 रुपये आपकी जगह 500 रुपये आने लगते हैं, हमें लगता है, और हम कहते हैं हमको भी, हम तो सिविल सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं। अरे भाई, जिस आयु में आपको तैयारी करना चाहिए, जी। उस आयु में आप कर क्या रहे हैं? तो उस समय कोई आपको, जनरली क्या होता है कि यही इस समय रिश्तेदार और जो आपके दोस्त होते हैं, जी, यही समझ में आते हैं। सही बात है। और आपकी बातें सदा आपको याद रहती हैं कि काश मुझे किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने टोका होता, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप ये। भाई आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों नहीं करते? जी। हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। कब 10-12 साल गुजर गए, जी, पता ही नहीं चला। और जब पता चला, उस समय उम्र 31 साल, 31.5 साल के आसपास हो चुकी थी। तो अब आप समझिए कि फिर अब सिविल सर्विसेज पढ़ाने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी ऐट आ जाती है, जो नहीं आना चाहिए। जी। आप समझने लगते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान ही कोई नहीं है। अब आप समझिए ना, जब आपके पास समय से पहले पैसा आ जाए, नाम फेम होने लगे, जी, तो गलतफहमियां हो जाती हैं। बिल्कुल सही। उस गलतफहमी ने हम, एक प्रकार से मैं कहूँ कि एक प्रकार से हमारा कैरियर बर्बाद सा कर दिया, और अजीब सी स्थिति पैदा हो गया। और उसके बाद लगा फिर क्या करें, फिर आगे फिर नौकरी की बात सोचना शुरू करा। मन की स्थिति ऐसी हो गया कि भाई नौकरी ऐसी करेंगे जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी ना हो। जी। अब आप देखिए बिल्कुल मानसिक स्थिति क्या हो रही है। तो जिला सहकारी बैंक में तहसील स्तर से जी किसी ने बताया कि एक पोस्ट निकली हुई है। तो एक सहकारिता के जो मंडल, जो ऑफिसेज होते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जी जी, एक ही पोस्ट थी। ओके। मौका मिल गया। और जो मज़े की बात है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एज ए वरिष्ठ शाखा प्रबंधक का ये पोस्ट पद था। अच्छा। और एक उत्तराखंड एक हमारा राज्य है, जी जी, उसमें एक जिला है पिथौरागढ़ में, इसलिए उसका जिक्र करना चाहूँगा कि बड़ा अति सुदूर क्षेत्रों में से है, बड़ा सुंदर क्षेत्र है वो। जी। तो वहाँ जब कार्य करना प्रारंभ किया, तो क्योंकि हमारी तो आदत बिगड़ चुकी थी, हमको तो नाम, सम्मान, पैसा, मोबाइल, उस समय सारी चीज़ें थी। इनकमिंग फ़ोन था उस समय 96-97 में, समझिए तब फ़ोन होता था हमारे पास, पैरासोनिक का उस समय कंपनी का। तो जब आदत बिगड़ जाए, जब हम पहुँचे तो वहाँ हमने कहा भी ठीक है, हमने होटल ले लिया एक महंगा सा। हमें आइडिया नहीं था कि हमें क्या तनख्वाह मिलेगी। ओके। तो आप देखिए ना, और बाद में जब किसी ने कहा कि क्या ये बेवकूफ़ है या पागल है, तनख्वाह 100 रुपये, खर्च 200 की कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बाद में एहसास हुआ, कुछ समय काम करने के बाद उसको नौकरी को छोड़ दिया हमने। जी जी। और फिर वापस आके दिल्ली में और कई और जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। जी। 1.5-2 साल ऐसे भटकते रहे इधर उधर उसी छोटी सान में। बाद में किसी ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, किसी सुचिंतक ने बोला, जी भाई सरकारी भी एक सरकारी ही नौकरी है, क्यों नहीं आप वापस चले जाते हो। तो वापस आए, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा यू टर्न वहीं से होना शुरू हुआ। 2006 में पहला प्रमोशन मिल गया, ओके, उप महाप्रबंधक के रूप में। अच्छा। अब कि चलिए फिर आगे बढ़े, प्रभारी महाप्रबंधक बने, जी, महाप्रबंधक बने, और लगा कि जिला स्तर का तो कार्य पूरा हो गया जी। और कहीं ना कहीं मन में वही बात पुरानी थी कि हमें कुछ तो करना है। तो राज्य स्तर पर झारखंड राज्य सहकारी बैंक में जी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का एक पद होता है, ये राज्य के लेवल का एक पोस्ट होता है। जी जी।
पहली बार उसमें साक्षर या तो नहीं मौका मिला, क्योंकि होता ही सामान्यतः दूसरे राज्य में जी आसानी से मौके नहीं मिलते नहीं क्योंकि अपने राज्य के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देते। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बार मौका मिला तो सुखरू मैं कहना चाहूँगा कि उसमें चेयरपर्सन डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैडम थी, जी एक्चुअली सीनियर IAS ऑफिसर। ओके। मैं इसलिए उनका नाम लिखूंगा कि वो ना केवल एक ईमानदार अधिकारी मैं उनको मानता हूँ, बल्कि जी। एक कर्मठ अधिकारी मानता हूँ। क्या बात है। अब क्योंकि उनका बोर्ड था वो, जी और पता नहीं क्या बात उनको अच्छी लगी उस बोर्ड को और आदरणीय मैडम को, कि उन्होंने कहा कि भाई हम आप ही को प्रबंधक देखना चाहेंगे। क्या बात है। जबकि मैंने कहा कि भाई वो मेरी शर्तों पे हुआ, इस समझ जी, लिया। जी। हमने कहा भाई इतनी सैलरी नहीं लेंगे, ये लेंगे, लगभग सारी शर्तें मानी। तो इसी दौरान जानकारी मिली कि राष्ट्रीय स्तर पर महान एक पोस्ट है जिसको कि अगर मौका मिल गया तो जो कारवा हमारा शुरू हुआ था तहसील स्तर से शाखा प्रबंधक के रूप में, तो एक सहकारी संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, उसमें महानिदेशक बनने का मौका मिल गया। यानी जी। कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और अब राष्ट्रीय स्तर पर इसका ये जो यू टर्न आया, ये जी। जो आपने जैसे अभी कहा, जी थोड़ा सा सुकून मिला कि चलिए कुछ हद तक जी बिल्कुल कम से कम सक्सेसफुल हुए हैं। थोड़े से 100% हुए। बिल्कुल ये बिल्कुल मैं हुए कहूँगा, हैं। मैं ये तो और- नहीं कहूँगा कि बहुत सक्सेस हो गया हूँ, लेकिन हाँ ये कि चलिए तहसील स्तर से कारवा प्रारंभ किया था और आज राष्ट्रीय स्तर में हम बड़ा उसमें बैठे सक्सेस है हैं, और थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत कामयाबी का सफ़र ऐसे तो नहीं होता, जाहिर सी बात है। और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आपसे हमारे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं वो बड़े हो, उनको ये पता होगा, उनको ये समझ में आएगी बात कि एक तो एजुकेशन का या कुछ सीखने की जो है कोई उम्र नहीं होती। दूसरी बात यह है, जैसे आपने एक बहुत खूबसूरत बात ये भी शामिल की इसमें, कि शुभ चिंतक का होना जो आपको बीच में टोक दे। अगर आप फ़र्ज़ करें कि कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं तो कोई आपको उसमें टोक के बता दे कि ये सही कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ज़िंदगी में, है ना। आप एक कितने बेहतरीन मेंटर रह चुके हैं, उसका अंदाज़ा हमें अब आपसे कुछ बातें करते करते महसूस हो रहा है कि वो स्टूडेंट जो आपके रहे होंगे वो कितने खुशनसीब रहे होंगे। और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक मेंटर जो होता है, जब आप लोगों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उस दौरान आप खुद भी कुछ सीख रहे होते हैं बहुत बड़ा। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही बच्चों को पढ़ाने के बाद? देखिए एक्चुअल होता ये है ना, जी जब आप किसी को ज्ञान देते हैं जी और ख़ास तौर में सही ज्ञान देते हैं, जी क्योंकि आज के समय में तो मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। या इतने सारे चैनल्स काम कर रहे हैं, उसका अपना मतलब है, लेकिन वही लौट के वापस कि डीडी उर्दू और डीडी दूरदर्शन का जो अपना विज़न है, जी। इसका एक अलग मतलब है। तो होता ये है कि ख़ास तौर से जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी को अच्छा सा पढ़ाते हैं जी जी तो आपको एक बड़ा एक अच्छी अनुभूति होती है। मान लीजिए आप किसी से अच्छे प्रश्न कर रहे हैं जी। तो आपको भी एक अच्छी सी फीलिंग खुशी होती है, जहाँ बेशक। तक मैं समझ रहा हूँ। तो आप पहली बात तो आप यही समझ लीजिए, उस ऐश्वर्य शक्ति के जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, जी उस प्रभु के आप सबसे करीब होते हैं। बिल्कुल तो जब आप, मैंने आपसे कहा ना कि उस समय का मैंने देखा है जी कि जब हमें वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, हमको टीनेजर पुस्तक दिया करते थे ओके कि भाई अब इसको पढ़िए, आप खुद टीनेजर हैं। लेकिन जब उनके साथ संवाद करना शुरू किया, उनका तो जो आप देखते हैं ना, जब एक क्लास में आपके छात्र छात्राएं बैठी होते हैं जी तो उसमें से एक छात्र छात्रा ऐसा जरूर होता है जो आपको जज कर सकता है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, आप किसी गलतफहमी मत रहिए कि मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ, जी है ना। जैसे राज व्यवस्था में, संविधान में पिछले कई दशकों से पढ़ा रहा जी। हूँ और अभी भी मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता रहता जी हूँ। अगर आप मुझसे कहें कि आपको सारा जानकारी, तो मैं बिल्कुल अपना हाथ उठा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैं पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं रखता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि, लेकिन होता क्या है कि जब आप में सीखने की आदत होती है, आप जब आप वाक्यों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, जब वाक्यों के साथ फील करना शुरू कर देते हैं, और जब आप अपने रुचि को शौक बना दें, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें तब एक नई चीज़ निकल कर आती है। तो ये जो आपने बात कही, ये अपने एक मन की बात को आपने छू दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हमें खुशी जब मिलती है कि आज भी जब हम, ठीक है, इस पद पर जो कोई मिलता है, पैर छूता और कहता है कि मैं आपका सर स्टूडेंट हूँ, तो आजकल तो वैसे ऐसे स्टूडेंट बहुत कम रह गए, मैं आपसे कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पद लेने के बाद तो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है उनको। जी।
लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने संस्कार को नहीं भूले। नहीं भूले हैं। तो मेरा मानना यह है कि देखिए होता क्या है कि हम गुरु का कल भी सम्मान था जी, आज भी आज है भी है। और कल भी रहेगा। रहे कल। और आपने लीड विद पर्पस एक बुक लिखा है जो कि लीडरशिप के हवाले से है, तो हमें ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आप आज एक इतने खूबसूरत लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की तैयारियां कर रहे होते, चाहे वो सिविल सर्विसेज से वाबस्ता हो या कोई और सब्जेक्ट में। तो हमेशा कहीं ना कहीं सबकी पहुंच जो एक बनाई हुई होती है ड्रीम की, मुझे एक लीडरशिप की पोजीशन में पहुंचना है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। तो आपके लिए लीडरशिप की क्या अहमियत है और किस तरह आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए बहुत ही उम्दा सवाल आपने कर दिया, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो इस समय डिजिटल टाइम चल रहा है जी, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा बहुत सेंसिटिव है एक्चुअली। सेंसिटिव है। तो सही समय पर सही दिशा और सही पुस्तकों की जानकारी, जी और सही पुस्तकों की जानकारी में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किताब के 100 पेज हैं। जी, मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिसको जी। मैं कहता हूँ कि हर आदमी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जी भारत सरकार की अपनी किताबें हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में भी एक पेज में 100 पेज में से कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है कौन सा छोड़ना चाहिए, सही इसी है। के लिए गुरु को जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही और बात होता क्या है कि एक बेचारा जो सुदूर क्षेत्र में जो लोग रह रहा है, हम्म। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जी। रह रहे हैं, भारत गांव में निवास करता है मैडम, जी बिल्कुल सही। शहर में नहीं करता है। बिल्कुल 5-10% टाई कोट पहन के घूम रहे हैं, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास टाई बिल्कुल कोट ऐसा है। ही है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दिशा, एक्चुअली जो बात आपने कही कि सही समय पे सही दिशा जी। और सही पुस्तकों की जानकारी जी अगर मिल जाए, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, जी और कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा कि भाई किसी भी पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि सारी बताएंगे तो फिर बहुत लंबी वार्तालाप हो जी। जाएगी, अगर संक्षिप्त में कहना चाहूँ, आप एनसीईआरटी बुक को अगर बेस मानते हैं, जो 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड की आती है, जी खासतौर से सिविल सर्विसेज या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है उसको बेस मानते हैं, जी और मानना भी चाहिए। बिल्कुल। तो किताब के आखिर में प्रश्नोत्तरी प्रश्न होते हैं उसके जी अंदर, बिल्कुल। शब्दावली भी होती है। जी तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी पुस्तक का पाठ्यक्रम को पढ़ने जब प्रारंभ करें, तो लास्ट में जरूर देख लें कि किस किस तरह की शब्दावली है जी। और किस किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, पूछे गए। जिससे कि आप उस पूरे चैप्टर को उसके हिसाब से पढ़ें, सही बात है। और हर विषय की क्योंकि शब्दावली होती है जी। उसको भी ध्यान से लेकर चले। और खास तौर से एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए, अगर लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना जी। है, आजकल हमने अखबार पढ़ने की आदत को लगभग ना के बराबर कर दिया है। बिल्कुल। अरे हमें डिजिटली पढ़िए चाहे कैसे पढ़िए, ये एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। वो सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं है, आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही जी। बात उसमें कहना चाहूँगा, मैंने पुस्तक में भी इस बात को जी। लिखा है कि देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक तो सबसे पहले आपको ख्वाब तो देखना पड़ेगा, ड्रीम करना पड़ेगा, जी, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे वहाँ जाना है। अब देखिए ना, मुझे आपके स्टूडियो आना तो मुझे यहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा कि किस कमरे में रिकॉर्डिंग हो बिल्कुल रहा है। सही बात है। मैं सिर्फ वेटिंग रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता ना। सकते हैं, सही बात है। तो बहुत खूबसूरत आपने एक बात अब कही। इसके लिए तो मुझे रिकॉर्ड रूम आना ही पड़ेगा। Absolutely। और उसमें आप सब हमें मार्गदर्शन करके यहाँ तक हमको लेके आ गए। बिल्कुल तो वही स्थिति हर छात्र छात्राओं की है, सही। हर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले लोगों की होती है कि बेचारे वो आते हैं महानगरों में आके अपना समय साल 2 साल आते हैं भाग दौड़ बिना तैयारी की, और बाद में एहसास होता है बेचारे उनके माँ बाप ने लोन लेके कैसे कैसे करके उनको भेजते हैं। डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरा बात है। मानना ये है कि अगर आप किसी भी कोचिंग में या जी। कहीं भी आना चाहते हैं, जी या तो पहले आपको अपनी स्वयं की तैयारी करना चाहिए। तैयारी करना और चाहिए। उसके लिए मैंने जैसे बताई दिया कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं जी और अखबार जिसको मैंने जी आपसे बिल्कुल। कहा, और अच्छे लोगों की आत्मकथाएं, बिल्कुल। और आप जैसा कार्यक्रम हौसले की उड़ान जैसे प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। मैं फिर कहूँगा आप इसको मजाक में मत लीजिए, जी आप इसको ध्यान से सुनिए तो बहुत सी बातें निकल कर आएंगी, आपको अपना भी लीडरशिप की क्वालिटी दिखने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि यार ये मंजिल है, यहाँ हमें जाना है, क्योंकि ये एपिसोड नहीं है, ये सीरियल है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात है, आप शेयर करें, बहुत खुशी हो रही है। हमारा तो दिल नहीं करता कि जो है कार्यक्रम ख़त्म हो, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतने सारे आपको नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको बहुत सारे इनामात और इजाज़त से नवाजा गया, जिसमें आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आपने हासिल किया है फ्रॉम बॉस्ब्रिज यूनिवर्सिटी डोमिनिका ऑफ वेस्ट इंडीज़, और फिर आपने थियोफनी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी ऑनर हासिल किया है। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था?
होता ही है ना, देखिए जी अब आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। जी मैं आपसे कहूँ अगर कोई और राष्ट्रीय चैनल बुलाता, हो सकता उतना अच्छा नहीं लगता, जी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा। जी क्योंकि देखिए दूरदर्शन का एक अलग एक शान है इसकी, कितने सुन रहे हैं, ये तो सुनने वाले, मैं उनको क्या बोलूँ, शब्द बोलूँगा तो उनको अनुचित लगेगा कि वो लाखों की करोड़ों की संख्या में क्यों नहीं इसमें आप पहुँच पा रहे जी। हैं। ये तो उनको जिस दिन समझ में आएगा तब तक वो ये सब ज्ञान की बातें निकल चुकी होंगी। जी तो होता क्या है, जब आप कोई काम करते हैं, जी जैसे मैंने कहा कि तहसील स्तर से काम करके राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचे तो बड़ा खुश मिला। बिल्कुल और जब आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज़ आपको रिकॉग्नाइज करती हैं, पीएचडी और डीलिट जैसी मानद उपाधियां से देती हैं एक बहुत पुरस्कार के रूप में, बिल्कुल। तो वो लम्हे बड़े अच्छे लगते हैं। इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें, हम ये चाहेंगे कि आज की जो पीढ़ी है, जो आपको देख रही है, जो आपको सुन रही है आज, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे सर? अरे पैगाम तो क्या कहिए साहब, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जी कि देखिए मुझे लगता है कि राष्ट्र है जी, तो हमें, क्या बात है। हम सोचते हैं कि समाज होगा तो राष्ट्र होगा। अरे क्या उल्टी फिलॉसफी चला रखी है आपने लंबे समय से ये। जी अरे भाई अगर राष्ट्र नहीं होगा तो समाज क्या समाज करेगा? कैसे? आज आपके पास मान लीजिए मैंने कहा कि बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, राष्ट्र पे कोई संकट आ जाता है, क्या करेगा आपका पैसा? बिल्कुल। तो राष्ट्र के प्रति जो सोच है, जो मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोगों की जो राष्ट्रभक्ति है एक इंस्टेंट कॉफी की तरह हो गई है। जी एक बहुत क्षणिक आती है और उसके कुछ समय बाद हम कहते हैं अच्छा ऐसी घटना हुई थी क्या, भूल भी जाते हैं। अक्सर हम बस भूल जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी, लेकिन जी। अधिकतर लोगों की बातें कर रहा हूँ। जी तो उसमें मेरा सोचना यह है कि भारतीय संविधान एक आदर्श ग्रंथ है, जी आप जानते ही, बिल्कुल। और उसमें हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि उसको हम ध्यान से पढ़ें। जी इसका भी निदान है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A, जिसको 51 का कहते हैं, जी या धारा 4 का, जी ये मौलिक कर्तव्य के रूप में है। ओके। इसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स कहते हैं। जी। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो ये राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस बात को देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, जी जरा खुद आप थोड़ा आंखें बंद करके महसूस कीजिए और बताइए मेरे को 11 में से कितने कर्तव्य याद हैं आपको। क्या बात है। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रभक्ति का जो उबाल है आपके अंदर वो इंस्टेंट कॉफी की तरह है या निरंतर रहने वाला है। बिल्कुल। और आप देखिए बड़ा बड़ा दुर्भाग्य होता है, मैं आपसे कहूं कि मैंने कई लोगों से पूछा जो अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं जी कि भाई 9 ड्यूटीज मैं गिना रहा हूं, 2 आप बताइए। अब मैं पिछले कई वर्षों से कह लीजिए रोज सुबह, और आप सुन के चौंकेंगे कि 2.5 से 3 मिनट लगता है मात्र, और बहुत आराम से अगर बोलेंगे जी, जी। आपको लगता है कि चलिए किसी भी भाषा में, जी जो आपकी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, जी आप किसी भी भाषा में बात कीजिए तो अधिकतम अधिक 5 मिनट का समय लगता है जी। इन 11 जिम्मेदारियों को या फंडामेंटल ड्यूटीज को दोहराने में। क्या अपने राष्ट्र के लिए हमारे पास 5 मिनट का 5 समय भी मिनट नहीं है? बहुत अहम बात कर रहे मैं हैं। देखिए, और मैं उसको जब मैंने कहा ना, जब मैं पूजा अपने स्थल में बैठता हूँ, जी। आँख मनन करता हूँ, तो उसको मैं 2.5 से मैंने कहा कि 3 मिनट जैसा समय नहीं लगता है, उसको हर कर्तव्य को फील करता हूँ कि अच्छा पहला जिम्मेदारी मेरे देश के प्रति ये है, दूसरी ये है, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल। उसका जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें शेयर की जो कि मेरा ख्याल है कि हर उम्र के लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। शुक्रिया। इसी जुस्तजू और तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। दोस्तों, आप आज ही प्रोग्राम देख सकेंगे डीडी उर्दू पे। डीडी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत